हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक होंगे। तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ के मंदिर के बारे में। केदारनाथ जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं ये तो दावा करती हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग भी केदारनाथ जाने की प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कौन से साधन से केदारनाथ जा सकते हैं, आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था क्या होगी और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आप हेलीकॉप्टर के साधन से भी ऊपर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर का साधन आपको कहाँ से लेना है और कैसे लेना है वो आपको मैं बताऊंगी। तो आज के वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दोस्तों ट्रेन में आपके पास 3 विकल्प है। पहला जो विकल्प है वो है आपका हरिद्वार, दूसरा देहरादून और तीसरा ऋषिकेश। दोस्तों अगर बस का सफर आप लोग थोड़ा कम करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप ऋषिकेश आ जाइए। अदरवाइज आपको अगर बस का सफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग हरिद्वार आ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार तक आप लोगों की सारी प्रमुख ट्रेनें जाती है। दोस्तों ऋषिकेश तक सारी ट्रेनें नहीं जाती है, कुछ ही ट्रेनें वहाँ जाती है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपने शहर से जो भी आप लोगों की ट्रेन अवेलेबल होगी तो आप वहाँ तक पहुँच जाइए, चाहे वो आपका हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो या चाहे वो देहरादून हो। तो दोस्तों केदारनाथ पहुँचने के लिए आप लोगों का ट्रेन का सफर बस यहीं तक था। अब आपको आगे का सफर बस से तय करना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा के लिए आप लोगों को सबसे पहले सोनप्रयाग पहुँचना पड़ेगा। दोस्तों सोनप्रयाग जाने के लिए आप लोगों को तीनों रेलवे स्टेशन से बस अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि आपको देहरादून से भी बस मिल जाएगी, हरिद्वार से भी बस मिल जाएगी और ऋषिकेश से भी बस मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप अपने बजट के हिसाब से फ्लाइट से आना चाहते हैं तो अगर हम फ्लाइट की बात करें तो आप देहरादून एयरपोर्ट फ्लाइट से आ सकते हैं। आप किसी भी राज्य से यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों फ्लाइट का सफर भी आप सिर्फ देहरादून तक ही कर सकते हैं, उसके आगे का सफर तो आपको बस से ही तय करना पड़ेगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो हम अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको कम से कम 230 किलोमीटर तक पड़ जाएगा। और अगर मैं आप लोगों से देहरादून से सोनप्रयाग की बात करूं तो वो 250 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर ऋषिकेश से सोनप्रयाग की बात करें तो वो आपको 210 किलोमीटर पड़ जाएंगे। तो जो सबसे कम डिस्टेंस है वो है ऋषिकेश से सोनप्रयाग। अब बात करते हैं जब हम सोनप्रयाग पहुँचने के लिए बस लेंगे तो उस बस की टाइमिंग क्या होगी। चाहे आप हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश जाएं, तीनों की जगह पे आप लोगों को बस आसानी से मिल जाएगी। वहाँ का जो समय है वो है सुबह 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक आपको बस इजीली अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोग बस की टिकट यहाँ पर कैसे लेंगे, ऑनलाइन लेंगे या फिर ऑफलाइन लेंगे, और अगर आपको ये टिकट लेनी है तो आप लोग टिकट कहाँ से लेंगे। दोस्तों आप बस की बुकिंग पहले ही करवा लीजिए। अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारे एजेंट होते हैं, बहुत सारी वहाँ पे आप लोगों को ट्रेवल एजेंसी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पहुँचकर अपनी बस की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों आप हरिद्वार में कभी भी जा सकते हैं, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग सोनप्रयाग से बस ले सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से भी आप लोग टिकट ले सकते हैं ऑफलाइन। अदरवाइज आप हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर वहाँ पर बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर भी जाके काउंटर से आप लोग बस की टिकट ले सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको ऋषिकेश और देहरादून में भी वहाँ पर ऑफलाइन टिकट मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन के बाहर आइए, आप लोगों को बहुत सारी ट्रेवल एजेंसी देखने को मिलेंगी, आप वहाँ से जाके अपने बस की टिकट ले सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आप ऑनलाइन भी अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगेगा, पर आप अपनी मनपसंदीदा सीट ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सोनप्रयाग तक का किराया आप लोगों को कितना लगेगा बस से। तो अगर आप स्टेशन के बाहर ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो ये आपका एक व्यक्ति के हिसाब से 350 रुपए तक पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 500 रुपए पर पर्सन लगेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि घाट सेक्शन में स्लीपर बस नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ पर उसका संतुलन बिगड़ सकता है। तो जो भी वहाँ पे बसेस चलती है या तो वो पुशबैक बसेस चलती है या फिर वो केवल सिटिंग बसेस ही चलती है। दोस्तों जो केदारनाथ का ट्रस्ट है
उसकी भी एक वेबसाइट है, उसको कहा जाता है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जिसको शॉर्ट में GMVN भी कहा जाता है। दोस्तों आप GMVN की वेबसाइट पे जाकर भी अपनी बस की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्स होते हैं उसके द्वारा भी आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम सोनप्रयाग के लिए रवानगी लेते हैं। ये सफर करने के लिए आपको लगभग 8 से 9 घंटे लग जाएंगे अगर आप हरिद्वार और देहरादून से आते हैं तो। दोस्तों अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं, अगर आप अपनी कार से आना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग तक अपनी कार से आ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि सोनप्रयाग के बाद आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्राइवेट कार या फिर कोई बस सोनप्रयाग के आगे तक नहीं जाती है। तो दोस्तों सोनप्रयाग तक ही आपका सफर रहेगा। आप अपनी कार को सोनप्रयाग की तरफ पार्क कर दीजिए। दोस्तों अगर पार्किंग की बात करें तो यहाँ का पार्किंग बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सोनप्रयाग में आपका जो पार्किंग का किराया है वो 24 घंटे का आपको लगभग 50 रुपए के आसपास पड़ जाता है। अगर दोस्तों आपको सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, या फिर मैं ये कहूँ कि आप लोग सोनप्रयाग में स्टे करना चाहते हैं, क्योंकि 8 घंटे का बस का सफर बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है, तो अगर आप सोनप्रयाग में स्टे लेना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग में स्टे ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बेस्ट सीजन कौन सा होगा सोनप्रयाग जाने का। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केदारनाथ के कपाट सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर ही खुलते हैं, जो कि अप्रैल मई में केदारनाथ का कपाट खुलता है और अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक का बीच तक का जो समय है, इस समय में जो आपका बेस्ट सीजन है वो है सितंबर से अक्टूबर। दोस्तों माना कि थोड़ी सी यहाँ पर ठंड होती है, बट ये समय पीक सीजन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इस सीजन के अंदर आप लोगों को बजट भी थोड़ा कम आएगा और भीड़ भी कम होगी। दोस्तों अगर मई और जून की बात करें तो वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ये गर्मियों की छुट्टियों का सीजन होता है, काफी लोग वहाँ जाते हैं। और दोस्तों अगर आप जुलाई या अगस्त में जाते हैं तो केदारनाथ में कभी भी बारिश हो जाती है, जिससे आपकी यात्रा में आपको उतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप जुलाई या अगस्त का सीजन मत करिए। करना है तो आप आराम से अपना अक्टूबर या नवंबर का सीजन कीजिए, और साथ ही में आपको लो बजट में केदारनाथ दर्शन कर पाएंगे आप लोग। दोस्तों अब मैं बात करती हूँ सोनप्रयाग में अगर आप रुकना चाहते हैं तो वहाँ के होटल का किराया आपको लगभग 800 से 1000 तक की मिलेंगे। और यहीं अगर मई जून के अंदर आप लोग यहाँ जाते हैं तो इसका किराया आप लोगों को 3000 से 4000 के बीच पड़ेगा। दोस्तों आप सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री पे भी ले सकते हैं। डॉर्मेट्री में आपको 350 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आप लोगों से चार्ज करेंगे। दोस्तों अगर ये बजट आपको ज्यादा लग रहा है तो तीसरा विकल्प मैं आपको बताऊंगी कि सोनप्रयाग में आपको हॉल भी मिल जाएंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर आपको गद्दे, तकिए और रजाई दे दी जाएगी, और इसका प्रति व्यक्ति 100 रुपए का चार्ज है। दोस्तों वहाँ आपको क्लॉक रूम भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग अपना सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों सोनप्रयाग से आपको बढ़ना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के लगभग पड़ जाएगा। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको कैसे पहुँचना है उसके लिए आप लोगों के पास 2 विकल्प है। सोनप्रयाग से अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं पूरा केदारनाथ जी के मंदिर तक, तो आप सोनप्रयाग से ही खच्चर ले सकते हैं। घोड़े खच्चर का किराया आप लोगों के आसपास 2500 के पड़ता है एक व्यक्ति का एक बार जाने का। और दूसरा विकल्प आप लोगों के पास है दोस्तों प्राइवेट टैक्सी, और आप सोमो, बोलेरो इस तरह की गाड़ी आप लोगों को केदारनाथ जी के मंदिर पे देखने को मिलेगी, जो कि वो 30 रुपए पर व्यक्ति लेते हैं और 5 किलोमीटर की दूरी आपको वो आधे से 1 घंटे के अंदर ही पूरी करवा देते हैं। तो दोस्तों आप गौरीकुंड इस जीप के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते, यानी कि पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, सोनप्रयाग से ही घोड़ी खच्चर लेकर केदारनाथ की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप लोगों को वहाँ श्री गौरी माता मंदिर है, तो वहाँ पर आप गौरी माई का भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। सोनप्रयाग में गौरीकुंड के लिए आप लोगों को काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर काफी दर्शनार्थी होते हैं, जिनकी एक काफी लंबी लाइन होती है। अगर आप ऑफ सीजन के अंदर आते हैं तो आपको हार्डली आधे घंटे के अंदर आपको आराम से सोमो मिल जाएगी, जिससे आप अपना गौरीकुंड का सफर तय कर सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन माने तो आपको मैं ये कमेंट करूंगी, आप सोनप्रयाग से अर्ली मॉर्निंग यानी कि 3 या 4 बजे ही आप लोग वहाँ से प्रस्थान कीजिए गौरीकुंड के लिए, क्योंकि गौरीकुंड से जो केदारनाथ तक का डिस्टेंस है वो आपके 16 किलोमीटर तक पड़ेगा, जिसमें आपको पैदल चल के जाना है। अगर आप गौरीकुंड सुबह पहुँचेंगे तो आप शाम तक आराम से केदारनाथ पहुँच सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगी कि आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए सुबह ही निकल जाइए। दोस्तों अगर आप गौरीकुंड पहुँचकर चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो आपको चाय नाश्ते की और लंच की भी वहाँ पर व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आप
दोपहर में वहाँ पहुँचते हैं तो आपको दोपहर में भी वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी और उसी के साथ आपको लंच भी मिल जाएगा। दोस्तों गौरीकुंड अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को गौरीकुंड के लिए भी खच्चर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर किराया आपका 2300 रुपए पड़ता है। सोनप्रयाग से हमारा वो किराया 2500 रुपए था घोड़ी खच्चर के लिए और गौरीकुंड से जो हमारा किराया है वो 2300 रुपए हो जाता है। दोस्तों गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी कर सकते हैं, तो पिट्ठू भी आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रारंभ करते हैं हमारी पैदल यात्रा यानी कि 16 किलोमीटर की यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्त गौरीकुंड के अंदर ही वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं, वो आप लोगों को लाठी देते हैं। लाठी का यहाँ पे जो रेट है वो आपका लगभग 30 रुपए के आसपास पड़ जाता है। तो आप एक लाठी खरीद लीजिए जिससे आपको मदद हो जाएगी आपकी यात्रा में। लाठी की मदद से जो आप चढ़ाई करेंगे तो आपको सहूलियत हो जाएगी, तो आप एक लाठी जरूर ले लीजिए। तो दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको चलने में थोड़ी परेशानी है या फिर आपकी फैमिली में किसी को परेशानी है, तो अगर आप हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से थोड़ी हेलीकॉप्टर की बात कर लेती हूँ। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले आपको एक जगह पड़ेगी जिसको कहा जाता है फाटा। तो दोस्तों आप फाटा उतरिए और फाटा में ही आपका काउंटर बना हुआ है, तो वहाँ से आप टिकट बुक कर लीजिए। दोस्तों अगर टिकट फेयर की मैं बात करूँ तो आपका 6000 रुपए राउंड ट्रिप का होता है, यानी आप फाटा से केदारनाथ जाना चाहते हैं, वहाँ दर्शन करके लौटना भी चाहते हैं, तो उसका एक व्यक्ति का जो किराया है वो आपका 6000 रुपए पड़ जाता है। दोस्तों अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं या फिर हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर का टिकट ना मिले ऑफलाइन, तो आप लोग ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पैदल यात्रा की। दोस्तों पैदल यात्रा करते हुए आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य दिखेगा और आपको साथ ही साथ बर्फीले पहाड़ जिसका दृश्य बहुत ही आनंदमय होगा और वहाँ का नजारा काफी सुंदर होता है। वहाँ के जो व्यूज है, वहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आप फोटो शूट करने में शौक रखते हैं तो पैदल यात्रा का आप लोग भरपूर मजा ले सकते हैं। दोस्तों इस पैदल यात्रा के दरमियान आपको बहुत ही पुराने मार्ग दिखेंगे। पुराने मार्ग कहने का तात्पर्य दोस्तों जो 2013 की आपदा आई थी, केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी वो काफी भयानक थी, जैसा आप सबको पता होगा, जिससे काफी जो वहाँ के रास्ते थे वो ढह चुके थे। वहाँ पे पुराने मार्ग दिखते हैं, पर अभी आप जिस मार्ग से जाएंगे वो आपके नए मार्ग रहेंगे, लेकिन उस पुराने मार्ग का भी आपको कहीं कहीं उस पहाड़ का दृश्य दिखेगा। दोस्तों अगर आप रास्ते में चलते हैं तो तंबू लगाते हुए आपको वहाँ पे बहुत सारे चाय नाश्ते की स्टॉल मिल जाएंगे। तो अगर आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो आप करते हुए चल सकते हैं। साथ ही साथ आपको जगह जगह पर वॉशरूम मिल जाएंगे, जगह जगह पर वहाँ पर फर्स्ट एड सेंटर भी है। दोस्तों ये पैदल यात्रा आप लोगों के स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस पैदल यात्रा को कितनी देर के अंदर पूर्ण करते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्पीड में चलते हैं और आप कम जगहों पर विश्राम करते हैं तो आप आराम से 7 से 8 घंटे के अंदर आप 16 घंटे की पैदल यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ से ठीक 1 किलोमीटर पहले आपका पड़ेगा बेस कैंप। तो दोस्तों उसी बेस कैंप के अंदर ही आपकी ठहरने की व्यवस्था, आपके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों हो सकता है आप लोगों को शाम हो जाए, 5-6 बज जाए। अगर आप मॉर्निंग में निकलते हैं तो 4-5 भी बज सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको शाम के 7-8 भी बज जाएं। दोस्तों बेस कैंप से केदारनाथ तक की दूरी 1 किलोमीटर की है और बेस कैंप में जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ आपको रुकने की व्यवस्था और वहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था होती है। दोस्तों यहाँ पर मेन चीज ये आ रही है कि हमको वहाँ पर रुकने की किस तरह बुकिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों बेस कैंप में ही हमारा GNVN का यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड गेस्ट हाउस है, तो उस गेस्ट हाउस में भी आप रुककर रात गुजार सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रुकने के 3 पैमाने हैं, यानी कि 3 प्रकार से आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। पहले की बात करें तो वो है टेंट। उस टेंट के अंदर टोटल आपको 10 बिस्तर मिल जाएंगे और 300 रुपए पर व्यक्ति पर डे आपका वो चार्ज होता है। तो अगर आपको टेंट अवेलेबल हो जाता है तो आप टेंट में 300 रुपए आराम से आप वहाँ पर रात गुजार सकते हैं। 10 लोगों का वो टेंट होता है, 300 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है हट। हट के अंदर हमारे एक कंबाइंड बेड लगी हुई होती है। उस कंबाइंड बेड के अंदर 3 बेड का खंड होता है, 2 बेड का भी खंड होता है। तो वहाँ पर भी 10 बेड के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक हट के अंदर आपका जो किराया होगा वो पड़ेगा आपका 750 रुपए प्रति व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो आप लोगों को पड़ेगा हट हाउस, यानी कि ये आपको एक रूम की तरह पड़ेगा जिसमें आपको 6 बेड देंगे, जिसमें अगर आप फैमिली सहित रहना चाहते हैं तो आप वो 6 बेड भी ले सकते हैं, जिसका किराया आपको 990 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन का पड़ेगा। दोस्तों बेस कैंप के अंदर आपको थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है। और अगर खाने पीने की बात करें तो दोस्तों खाने पीने का अगर आपको वहाँ चार्ज पड़ेगा वो है आपका लंच और डिनर का 200 रुपए
पर थाली का पड़ेगा और सुबह का नाश्ता आपको वहाँ पे 100 रुपए के लगभग पड़ जाता है। खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दोस्तों अगर होटल के नाम की बात करें, ये बेस कैंप से लगी हुई कुछ दूरी पर है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट हमारा GNVN का ही है। दोस्तों अगर आप केदारनाथ में जून के सीजन में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको रूम मिलने की काफी ज्यादा समस्याएं हो सकती है, तो इसीलिए आप लोग ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। GNVN की वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, चाहे आप लोग टेंट में रुकिए, चाहे आप लोग हट में रुकिए, चाहे आप लोग हट हाउस में रुकिए। दोस्तों अगर आप 5-6 बजे बेस कैंप पहुँच चुके हैं तो आप फ्रेश हो जाइए, अपना सामान रख दीजिए और केदारनाथ स्वामी जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़िए, क्योंकि मंदिर का जो समय है वो 9 बजे का क्लोजिंग टाइम है। दोस्तों आप मंदिर जाइए, मंदिर में लाइन लगिए। अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं, मई जून के महीने में आ रहे हैं, तो आपको लाइन काफी ज्यादा लगभग आपको 3 से 4 घंटे का टाइम भी लग सकता है। और अगर आप वहीं ऑफ सीजन के अंदर आ रहे हैं, यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में आ रहे हैं, तो वो आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लाइन में लग के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। हमारे केदारनाथ स्वामी ये रहे, यहाँ पे आप दर्शन कीजिए, अपनी मन्नतें मांगिए और आगे बढ़िए। दोस्तों अगर हम प्रसाद की बात करें तो यहाँ प्रसाद पैकेट भी मिलता है, तो वहाँ भी प्रसाद के 3 प्रकार से रेट होते हैं। वो है 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। ये अलग अलग रेट के अलग अलग पैकेट होते हैं, तो जो भी आप लेना चाहें वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों मंदिर के पीछे आपको एक बहुत बड़ी सी शील देखने को मिलेगी। ये शिला दोस्तों 2013 की जो आपदा आई थी, जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो पर्वत से एक बहुत बड़ा शिला आके मंदिर के पीछे आके रुक गया था। दोस्तों कहा जाता है इस पत्थर के आने की वजह से यहाँ पे पानी का जो बहाव था वो 2 हिस्सों के अंदर बट गया था, जिससे मंदिर में किसी भी तरह की कोई विपदा नहीं आई है। तो ये सब भगवान की महिमा है दोस्तों। पत्थर का बीच में आना और पानी का 2 भागों के अंदर बट जाना, तो यहाँ पे मंदिर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई थी। हालांकि 10 फीट का पानी अंदर तक गया था, जो कि वो भी 1 घंटे के अंदर बाहर हो गया था। तो शिला का भी आप नजारा देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, अगर आप शाम 5 बजे के बाद जाते हैं तो वो आपको दूर से दर्शन करने कराएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो वो आपको शाम 5 बजे के बाद नहीं किया जाता है, आपको दूर से ही दर्शन दिए जाएंगे। और अगर आप नजदीक जाकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे लाइन में लगिए। दोस्तों अगर आरती के समय की बात करें तो सुबह 6 बजे एक आरती होती है और शाम की बात करें तो शाम को भी 6 बजे ही आरती होती है। मॉर्निंग में मंदिर 5 बजे खुल जाता है। तो अगर आप बेस कैंप पे रुके हुए हैं, वापस से आप मंदिर परिसर आइए सुबह 5 बजे और वहाँ पे आप नजदीक से भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप माथा टेक सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। दोस्तों अगर अब बात करें कि हमें और कहाँ कहाँ वहाँ घूमना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं भैरव मंदिर की। केदारनाथ से वो आपको लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। वो पैदल ही आपको वहाँ पे आगे जाना पड़ेगा। वहाँ पर भैरव मंदिर है। दूसरे स्थान की अगर बात करें दोस्तों तो वो है वासुकी ताल। वासुकी ताल की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की पड़ती है। वहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वहाँ पे भी आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो 6 से 7 किलोमीटर तक की दूरी है काफी ज्यादा आप लोगों को लंबी पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को ट्रैकिंग करके वहाँ जाना होगा। तो अगर आप वासुकी ताल जाना चाहते हैं, आपको एक दिन और बेस कैंप के अंदर स्टे करना होगा। और अगर तीसरे ताल की बात करें तो वो आप लोगों का है गांधी सरोवर। ये आपका मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। तो आप वहाँ से गांधी सरोवर भी जा सकते हैं। ये एक बेसिकली तालाब है जिसका दृश्य काफी अच्छा है। दोस्तों अगर अब मैं बात करूँ कि पूरी यात्रा करने के अंदर आप लोगों को कितने दिन लगेंगे, दोस्तों ये आप मान के चलिए कि आप लोगों को 4 दिन का स्टे तो जरूर लेना पड़ेगा। केदारनाथ अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो 4 दिन का स्टे आप कम से कम लीजिए। कहने का मतलब ये कि 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन वापस आने के लिए, क्योंकि अगर आप केदारनाथ मंदिर से वापस गौरीकुंड के लिए आएंगे तो भी आप पैदल यात्रा करेंगे 16 किलोमीटर का आपको यात्रा करना पड़ेगा। आप लोगों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसमें आप लोगों को समय थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि आप 5 घंटे में ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये उतार है। जाते समय हमें समय ज्यादा लगा था क्योंकि वो चढ़ाव था। तो कम से कम आप लोग 4 दिन का बैकअप जरूर लेके चलिए और आराम से आप अपनी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बजट की, कि आपके टोटल बजट केदारनाथ की यात्रा तक कितना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ मैंने आपके खर्चे को 3 भागों के अंदर कैटेगराइज किया है। अगर आप लोग पैदल यात्रा करते हैं, यानी कि गौरीकुंड से आप केदारनाथ तक की पैदल यात्रा करते हैं, तो एक व्यक्ति का किराया लगभग आप लोगों के 3000 प्रति व्यक्ति का पड़ता है। दोस्तों ये आंकड़ा मैं आप लोगों को ऑफ सीजन का बता रही हूँ। यही अगर आप पीक सीजन के अंदर आते हैं तो आपका प्रति व्यक्ति 5000 रुपए भी पड़ जाते हैं। दोस्तों अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। यदि आप गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए घोड़ा खच्चर करते हैं, तो दोस्तों घोड़ी खच्चर का अगर आप लेते हैं और अगर आप ऑफ सीजन के अंदर आते हैं तो आपका ये बजट लगभग 7000 रुपए पड़ जाएगा।
और लास्ट अगर बात करें दोस्तों की अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो हेलीकॉप्टर का किराया आप लोगों का 10,000 तक एक व्यक्ति का जा सकता है। तो दोस्तों ये था केदारनाथ यात्रा की तरफ हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और पास ही में बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको पहले मिल जाए।